अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स डेली क्विज के सीरीज में 10 से 17 अप्रैल तक यानी कि इस सप्ताह जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके सामने लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। तो प्रस्तुत है इस सप्ताह अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे। सबसे पहला सवाल कि भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रश्न पर, बहुत ध्यान से पढ़ता हूं मैं कि भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है। इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है आपका तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के हुसैन सागर झील के ठीक बगल में भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और विस्तार में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के वास्तुकार माने जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी ये 14 अप्रैल को थी इनफैक्ट, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया, जिसे भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है। इस प्रतिमा को उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवंजी सुतार, ध्यान दीजिएगा, रामवंजी सुतार बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के जाने माने वास्तुकार हैं, और उनके बेटे अनिल राम सुतार द्वारा डिजाइन किया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण केपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। इसकी कुल लागत 146.50 करोड़ रुपए है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है तेलंगाना में, और ये अंबेडकर की प्रतिमा है। ये मत सोच लीजिएगा कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है ना, वो वही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल वाली। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल जो है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या कटक में से कोलकाता में किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में पहली मेट्रो भी कोलकाता में ही शुरू की गई थी। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। इस ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की सुरंग से संचालित किया गया। भारत के मेट्रो के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मेट्रो ट्रेन को अंडर वाटर संचालित किया गया। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत लगभग 40 साल बाद यह अवसर आया है। मेट्रो के इस ऐतिहासिक संचालन से भारत का कोलकाता शहर लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई और काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, जिसे अंग्रेजी में कैरो कहते हैं, जैसे शहरों में शामिल हो गया है जहां इस प्रकार की मेट्रो का संचालन किया जाता है। तो शहर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी, और 1911 से पहले यह भारत की भी राजधानी हुआ करती थी। इनफैक्ट जब अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत में तो उन्होंने कोलकाता को ही राजधानी बनाया हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। HDR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री किस राज्य का है। ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, जगन मोहन रेड्डी या फिर पेमा खांडू। इसका सही उत्तर है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ध्यान दीजिएगा, ADR का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार देश के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। इस राज्य के रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 163 करोड़ के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। HDR की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम धन यानी कि सिर्फ 15 लाख रुपए की संपत्ति है, क्योंकि सब के सब पैसे ये अपने भतीजे के नाम कर दी जाती हैं। वाह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। मिनी रत्न कैटेगरी 1
इसके ऑप्शंस हैं रेल टेल कॉरपोरेशन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IRCTC या फिर रेल विकास निगम लिमिटेड। इसका सही उत्तर है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 में शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न ये सब क्या चीजें होती है, कौन सी कंपनियां होती है और पढ़ा भी होगा आपने इकोनॉमिक्स में। तो भारत सरकार के स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। मिनी रत्न ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने एक बयान में इस बात की पुष्टि की है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। यह एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय है। आपको पता होगा कि सोलर एनर्जी को लेकर के भारत पूरे विश्व में लीड कर रहा है। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, 2015 में बनाया गया था और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे विश्व को ये एक बढ़िया मैसेज दिया गया है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि सिर्फ एक सूर्य से पूरी धरती प्रकाशित की जा सकती है एक ही समय में। ये बात है, सोलर एनर्जी का इतना ज्यादा उपयोग हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है श्री नरेंद्र मोदी ने। इसको सारे देश अमल करने में लगे भी हैं और शायद आगे आने वाले समय में जरूर सोलर एनर्जी का बहुत भयंकर उपयोग हो, बहुत ही युद्ध स्तर पर, बड़े स्तर पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम दिया गया है। फिर से पढ़ता हूं, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है। इसके ऑप्शन हैं NCR मेल, रैपिड एक्स, रैपिडो फास्ट या फिर NCRX। इसका सही उत्तर है रैपिड एक्स, रैपिड एक्स, ठीक है ना। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जो है उसका नाम है रैपिड एक्स। अब थोड़ा सा इस आंसर के डिस्क्रिप्शन को पढ़ता हूं कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को रैपिड एक्स नाम दिया है। इसका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। ये ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, RRTS गलियारों पर इस सर्विस से यात्रा के समय की बचत होगी और इस कॉरिडोर पर 17 किलोमीटर लंबे साहिबाबाद दुहाई खंड पर 2023 में ट्रेन संचालित करने की उम्मीद है। तो रैपिड एक्स जो है ये सेवा साल 2023 में दिल्ली NCR में शुरू होगी, ठीक है ना। और साहिबाबाद दुहाई इसका पहला खंड जो है वो 17 किलोमीटर का साल 2023 में शुरू होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक किसके नाम है, किस बॉलर के नाम है। तो इसके ऑप्शंस हैं एंड्रयू टाई, अमित मिश्रा, राशिद खान या फिर आंद्रे रसल। इसका सही उत्तर है राशिद खान। तो गुजरात टाइटंस के राशिद खान ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। KKR के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए IPL के मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। राशिद ने आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर को लगातार 3 गेंदों पर अपना शिकार बनाया और राशिद ने क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में अपनी चौथी हैट्रिक पूरी करते हुए दुनिया के अन्य गेंदबाजों से आगे निकल गए हैं। वर्ष 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए भारत के पूर्व गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने IPL की पहली हैट्रिक ली थी। तो ध्यान रखिएगा, IPL की पहली हैट्रिक किसने ली थी? लक्ष्मीपति बालाजी, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं और बढ़िया काफी दिनों तक इंडियन क्रिकेट के लिए भी उन्होंने खेला। तो लेकिन राशिद खान ने T20 क्रिकेट में 4 हैट्रिक अपने नाम कर लिया है और इस तरीके से वो आंकड़े में सबसे ऊपर पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? फिर से पढ़ता हूं, चेस का सवाल है, शतरंज का सवाल है, ग्रैंड मास्टर की बात है। तो किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? इसके ऑप्शंस हैं देबाशीष दास,
सप्तर्षि राय चौधरी, डी गुकेश या फिर अंकित राजपारा? इसका सही उत्तर है डी गुकेश। डी गुकेश। भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशेनिया इवेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया है। गुकेश ने फाइनल में उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदिरबेक अब्दुसारतोव को हराकर यह टाइटल जीता। अन्य भारतीयों की बात करें तो यह टाइटल विदित गुजराती और कार्तिकेयन मुरली भी जीत चुके हैं। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने ग्रैंडमास्टर डी गुकेश को उनकी जीत पर बधाई दी है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ भारत में शतरंज के खेल के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। इसकी स्थापना सन 1951 में की गई थी। तो कई सारे फैक्ट्स आपको बता दिए। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ फेडरेशन, चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं इसको, और 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके जो नाम है टाइटल विदित गुजराती और कार्तिकेयन मुरली, ये भी ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। ये भी जानना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ चुके हैं। ये कह रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? फिर से पढ़ता हूं, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स में साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं पीसी महालनोबिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही पुराने सांख्यिकी विद्वान थे। सी राधाकृष्णन राव, हरिश्चंद्र या फिर डी आर कापरेकर? इसका सही उत्तर है सी राधाकृष्णन राव। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद कैल्यामपुड़ी राधाकृष्णन राव को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस अवार्ड को गणित का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। राव द्वारा गणित यानी कि सांख्यिकी क्षेत्र में किए गए अहम योगदान के लिए अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन ने यह एक बयान में कहा है कि 75 साल पहले राव ने अहम योगदान दिया था जो आज भी विज्ञान पर गहरा प्रभाव डालता है। उन्हें यह अवार्ड इस जुलाई में कनाडा में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में प्रदान किया जाएगा। तो नाम याद रख लीजिए, सी राधाकृष्ण राव। ये सारे के सारे इनफैक्ट स्टैटिस्टिशियन के ही नाम है, महालनोबिस, राव साहब, चंद्र, हरिश्चंद्र एंड कापरेकर, ये सारे के सारे इनफैक्ट। आगे बढ़ते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई बिलीव, नहीं एक और क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 9। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? रजत यानी कि सिल्वर मेडल 68 किलोग्राम में। आपको मैंने पहले भी बताया कि कुश्ती, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, ये सब वेट कैटेगरी में खेले जाते हैं इनफैक्ट ये जो गेम्स होते हैं 1-to-1 वाले। तो इसके ऑप्शंस हैं बबीता कुमारी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और निशा दहिया। तो निशा दहिया को सिल्वर मेडल मिला है 68 किलोग्राम में इनफैक्ट। हालांकि उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि किस किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने खेला था। जनरली आपको नाम याद रखने होंगे, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, नाम याद होना चाहिए आपको कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, है ना, वर्ग कैटेगरी, एज कैटेगरी और ये क्या कहते हैं कि वेट कैटेगरी नहीं पूछा जाता है। तो भारत की निशा दहिया ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। यह महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग के उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा पदक है। अन्य रेसलर की बात करें तो प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता और उन्होंने रेपचेज दौर में जापान की माजुकी नागाशिमा को मात दी। इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक 6 पदक जीते हैं। निशा दहिया और जितने भी नाम आप देख रहे हैं, बबीता, मलिक, फोगाट और दहिया, ये सारे के सारे खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि बॉक्सिंग, इवन एथलेटिक्स और ये कुश्ती में हरियाणा बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रोड्यूस करता है, इनफैक्ट खिलाड़ियों को बढ़ावा देता है। अच्छी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा,
मोहम्मद शमी या फिर कसिगो रबाडा? इसका सही उत्तर है कसिगो रबाडा। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ये किस देश से आते हैं। इनफैक्ट तो आंसर में लिखा हुआ भी है। तो आईपीएल के पंजाब किंग्स की टीम से खेलने वाले तेज गेंदबाज कसिगो रबाडा ने आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मैच में रिद्धिमान साहा का विकेट लेकर यह कीर्तिमान रचा। कसिगो रबाडा ने 100 आईपीएल मात्र 64 मैच खेलकर हासिल किया। पिछला रिकॉर्ड लसित मलिंगा का नाम था, उन्होंने 100 आईपीएल विकेट 70 मैचों में हासिल किया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में, जो कि इस हफ्ते के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे और हमें उम्मीद है कि काफी ज्यादा आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, नमस्कार।